ऑडियो क्लियर है। ऑडियो जा रही है। यस सर। आ रही है आवाज। यस सर आ रही। ओके। सो कंटिन्यू करते हैं। ओके। सो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टोपोलॉजी वगैरह के बारे में और ये सारी चीज़ें देखा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईथरनेट टेक्नोलॉजी, राइट? इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट for networking concept, okay? And it will help to grow in server environment, okay? So basically what is ethernet technology or ethernet? Okay, so ethernet क्या है और कितने टाइप्स का होता है? मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। रिकॉर्डेड। तो ईथरनेट के बारे में और इसके स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके? तो कल ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। ईथरनेट टेक्नोलॉजी एंड
स्टैंडर्ड, ओके। इसका क्या स्टैंडर्ड है, क्या टेक्नोलॉजी है, एवरीथिंग। सो बेसिकली इथरनेट आप लोगों ने देखा होगा। लेट मी, इसका मेन पर्पस होता है इथरनेट केबल को समझना। तो यहाँ पर मैं इथरनेट केबल का एक डायग्राम अपडेट करता हूँ। आई थिंक मेरा आज इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा हैवी नॉइज की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। प्रॉपर आवाज जा रही है ना? यस सर। ओके। So these are the Ethernet cable or Ethernet technology, right? मल्टीपल्स टाइप्स के केबल और सारी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं नेटवर्किंग करने के लिए। इधर वी कैन यूज़ फाइबर ऑप्टिक मीडिया, इधर वी कैन यूज़ वायरलेस मीडिया और लैन केबल। सो these are the LAN cable which we can use to connect devices together, okay? So इधर आप देख सकते हो, इन्हीं सब इथरनेट मीडिया की बात हो रही है। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक बेस्ट इमेज है जो कि मैं यूज कर सकता हूँ, ओके। सो इथरनेट केबल इसी को हम लोग बोलते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया इथरनेट टेक्नोलॉजी को बेसिकली। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये कितना या कौन सी कैटेगरी का केबल है और कितने मीटर का ये अभी प्रेजेंट में, मतलब ये जो सेल हो रहा है, ये सारी चीज़ें कितना मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ये ट्रांसफ़र करेगा, कितना एमबीपीएस से डेटा ट्रांसफ़र करेगा। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इथरनेट स्टैंडर्ड, तो विकिपीडिया पर बस आपको आ जाना है और यहाँ से मल्टीपल अपडेट आपको मिलेगा लाइक इथरनेट। और यहाँ से टेक्नोलॉजी हम लोग समझ सकते हैं इथरनेट के बारे में। इथरनेट की पूरी हिस्ट्री है और इथरनेट स्टैंडर्ड का पूरा अपडेट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये पुराना अपडेट आप देख सकते हो, 1990 के कुछ 1990 के कुछ अपडेट है, 1980 के कुछ अपडेट हैं। और ये आप देख सकते हो एक अपडेट है जहाँ पर लैन केबल का इस्तेमाल करके कनेक्टिविटी और सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो ऐसे करते हुए हम लोग फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी और बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड के अगर हम लोग बात करें तो IEEE, आप यहाँ पर जस्ट गूगल पर सर्च करोगे, इथरनेट भी सर्च कर सकते हो, बट अगर IEEE 802 स्टैंडर्ड के बारे में, तो आपको इसका पूरा स्टैंडर्ड अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप देख सकते हो, राइट? तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से है। और इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं 802.3, जो कि हमारा एक्टिव इथरनेट है। और इसी से हम लोग लैन मैन और ये सारी चीज़ें समझ रहे होते हैं, राइट, या इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा अगला अपडेट आता है, ये ध्यान देना आप लोग, जैसे ईथरनेट का स्टैंडर्ड जो है वो 802.1 से स्टार्ट है, बट 802.3 हमारा ईथरनेट है।
इसके आगे अपडेट जैसे ही हमारा होता है फाइबर ऑप्टिक का, तो 802.8 हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल है। ब्रॉडबैंड वगैरह हमारा 802.7 का टेक्नोलॉजी है। और 802.11 हमारा फिर चेंज होता है, जहाँ से वाईफाई नेटवर्क हमें देखने को मिलता है। फिर अगला अपडेट हमें 802.15 से मिलता है, जो कि हमारा वायरलेस पैन नेटवर्क देखने को मिलता है, एक बड़े, यानी कि एक मैक वाई मैक्स टाइप का नेटवर्क आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से इसका एक स्टैंडर्ड और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो ईथरनेट का मतलब यही है कि इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, 802.1, 802.2, 802.3 और ये सारी चीज़ें। और ईथरनेट मीडिया की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल आ जाता है, ट्विस्टेड पेयर केबल आ जाता है, कोएक्सियल केबल आ जाता है। बट कोएक्सियल का अब कोई यूज़ नहीं है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं है यूज़। हर टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे चीज़ें हटती हैं, अपडेट होता है। But now we have fiber optic to cover the large enterprise network, to cover the large distance, as well as fiber optic cable provide fastest internet connection or fastest data transmission rate due to लाइट सोर्स डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस। ओके, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, लाइट सोर्स का डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस होता है। इस केबल में हम लोग देखते हैं तो बेसिकली ये एक लैन केबल है, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं। ईथरनेट में 802.3 स्टैंडर्ड हमारा स्टार्ट होता है, और जहाँ से आप ईथरनेट का केबल स्टैंडर्ड समझ सकते हो, जिसमें हमारा 802 SE5 है, जो कि 10 Mbps कोएक्सियल केबल है। तो कोएक्सियल केबल को हम लोग हटा दें, 1983 1985 का समय नहीं है, अभी हम लोग 2025 में हैं। सो वी कैन लर्न फ्रॉम 10 बेस लाइक TX आर फास्ट इथरनेट कनेक्शन, जो कि एक थर्ड अपडेट या अपग्रेड बोल सकते हैं इथरनेट का। ओके, क्योंकि इससे पहले का अपग्रेड या अपडेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है लाइक 8। सबसे पहला हमारा आ जाता है फास्ट, सॉरी ईथरनेट, ईथरनेट। और सेकंड हमारा आ जाता है फास्ट ईथरनेट, FAETH। और थर्ड हमारा आ जाता है GB ईथरनेट, राइट। ऐसे करके ऐसे स्टैंडर्ड में देखने को मिलते हैं। और फिर फोर्थ हमें आ जाता है 10 GB ईथरनेट, है ना, फोर्थ। एंड फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है 40 GB ईथरनेट, है ना, प्लस। ऐसे करके हमें देखने को मिलता है। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसे ही यहाँ पर अपडेट हो रहा है, जो कि आप चेक कर सकते हो या देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 802 या 100 बेस या 10 बेस T हमारा जो होता है 1990 का टेक्नोलॉजी है। UTP मतलब अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। दो तरीके का जो ट्विस्टेड पेयर केबल है आपको देखने को मिलता है। एक तो सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इसमें देखने को मिलता है, और एक अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल देखने को मिलता है। मैं उसको भी अगर यहाँ पर अपडेट करके आपको दिखाऊं, जैसे लेट मी सर्च UTP एंड STP। तो जहाँ पर बैकबोन नेटवर्किंग करना होता है किसी भी प्रोडक्शन के अंदर, वहाँ पर हम लोग STP टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पर हमें यूज़ करना होता है नॉर्मल मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करने होते हैं, तो वहाँ पर हम STP टेक्नोलॉजी का, इस सॉरी UTP मल्टीपल डिवाइसेस वर्क स्टेशन और इसी जगहों पर, बट बैकबोन केबलिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या ये कॉपी नहीं होगा? ये तो अजीब बात है। तो बेसिकली क्यों कॉपी क्यों नहीं हो रहा है? चलो कोई बात नहीं। अपडेट मुझे यहाँ चाहिए ही चाहिए, तो होगा क्यों नहीं।
कुछ इस तरीके से है। तो यूटीपी हमारा हो जाता है अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। कंस्ट्रक्शन हर चीज़ में आप इसको देखेंगे तो जो अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये इतने पॉइंट हमारे अनसिल्डेड और इसके लिए हैं। तो दीज लाइक cables we can use for workstation computer environment and all right, बट एसटीपी हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैकबोन केबलिंग के लिए, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन और सारी चीज़ें क्या होती हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं। और इसको इसमें फेल होना या ब्रेक होने का जो चांस होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि दोनों के बीच में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और नॉर्मल सा यहाँ पर एक अपडेट आपको देखने को मिलेगा, जैसे एस टी पी यू टी पी में लेमिसो, मैं यहीं पर ऐड कर लेता हूँ। तो एक केबल है जो कि यहाँ पर आपका एक कवर लगा हुआ है, और देन उसके बाद प्लास्टिक कवर है, और एक हमारा डायरेक्ट प्लास्टिक कवर है, फिर ये केबल है। तो ये यूटीपी केबल है और ये एसटीपी केबल है। तो इसके अंदर जो अटेन्युएशन है आउटर फ्रिक्वेंसी के थ्रू डेटा का जो प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। काफ़ी लाइक हार्ड केबल इसको बोल सकते हैं, हार्ड इन द सेंस काफ़ी मजबूत है और बेटर क्वालिटी है। बट इसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्वालिटी कंप्रोमाइज़ है। तो जो मेन केबल इस्तेमाल करना है हम उसको इस केबल के साथ कम्युनिकेशन करा सकते हैं, और जो नॉर्मल इन साइड ऑफ एरिया में कम्युनिकेशन कराना है तो हम इस यूटीपी केबल का इस्तेमाल करते हैं। ये रियल टाइम वर्क का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। तो क्यों ना हम कंपनी या जहाँ कहीं भी है सिर्फ यू एस टी पी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बेटर है। और एस टी पी थोड़ा सा आप देखेंगे कॉस्ट में तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। कॉस्ट में क्या होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है इन कंपेयर ऑफ यू टी पी केबल। ओके। तो ज़्यादा एक्सपेंसिव का मतलब क्या है कि जहाँ पर आप एक बड़ा ऑफिस ऑर्गेनाइज कर रहे हो, केबलिंग कर रहे हो, जहाँ पर 5 लाख रुपया लग रहा है यूटीपी के साथ, तो वहाँ पर कहीं मोर देन 7-8 लाख रुपीज़ आपको एसटीपी के साथ देखने को मिलेगा। मतलब एक तरीके का ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पर पे करना होता है। ओके, बट बेटर टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। तो इंजीनियर्स या कंपनी क्या करते हैं, जो हमारे बैकबोन या मेन केबल्स होते हैं उसके साथ इस्तेमाल कर लेते हैं एस टी पी, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, क्योंकि आउटर फ्रिक्वेंसी या बाहर के जो वेव्स होती हैं उसके थ्रू हमारे डेटा पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। डेटा कोई भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होता, प्रॉपर तरीके से डेटा जा रहा होता है। बट यस, हैवी नॉइज के साथ डेटा इंटरप्शन हमें देखने को मिलेगा इन दोनों केबल में। तो इन दोनों का एक बेटर अपडेट क्या हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाए। ओके। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 10 बेस का जो नेटवर्क है ये 10 Mbps का कनेक्शन प्रोवाइड करता है। कैटेगरी 3 और कैटेगरी 5 में ये देखने को मिलेगा। 100 मीटर की ये केबल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और 1990 का टेक्नोलॉजी है। तो 10 बेस का मतलब, पहले इसको समझे कि 10 का मतलब होता है 10 बेस का मतलब होता है स्पीड, और टी का मतलब होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, तो ये फॉर्म फैक्टर की बात करी जा रही है पूरी तरीके से। 10 Mbps का यहाँ पर स्पीड आपको मिलेगा कैटेगरी 3 कैटेगरी 5। ये टोटल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी होती हैं। आज अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी 5, कैटेगरी 6, कैटेगरी 7 या फिर 8 तक की टेक्नोलॉजी आपको मिलेगा। कैटेगरी 1, 2, 3, 4 आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, बट यस, 1, 2, 3, 4 से भी ऐसे स्टार्टिंग था, बट कैटेगरी 5 आज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। उसके बाद हमारा 10 बेस से सीधे हो जाता है 100 Mbps, मतलब कि 10 Mbps से टेक्नोलॉजी अपडेट होता है आगे 1995 में। 100 Mbps की स्पीड देखने को मिलता है कैटेगरी 5, और कैटेगरी 5 ई में हमें ये चीज़ देखने को मिलता है। कैटेगरी 5 ई के साथ हम लोग 1000 Mbps यानी कि 1 Gbps की स्पीड ले सकते हैं। 1995 की टेक्नोलॉजी है। 100 मीटर इसका मैक्सिमम डिस्टेंस लेकर जा सकते हैं। क्या 100 मीटर यूज कर सकते हैं हम लोग, 90 मीटर यूज कर सकते हैं? तो ये हमेशा ध्यान रखना कि इन सब केबल के साथ जितना डिस्टेंस होता है उतना सिग्नल डाउन होता रहता है। तो सिग्नल को पूरी तरीके से यूज करने के लिए वहाँ पर मल्टीपल रिपीटर, मल्टीप्लेक्सर जैसी डिवाइसेस जो सिग्नल को बूस्ट करने का काम करते हो इस्तेमाल किए जाते हैं। या कम डिस्टेंस का इस्तेमाल करके डेटा को सेंड और रिसीव किया जाता है, क्योंकि सेंडिंग पॉइंट से लेकर रिसीविंग पॉइंट पे उतना
स्पीड हमें देखने को नहीं मिलता, बैंडविड्थ हमारा कम होता चला जाता है। तो हमेशा कोशिश करें कि जब इन केबल का अगर डिस्टेंस हम मैक्सिमम इतना लेकर जा सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि हम 90 मीटर के मल्टीपल केबल अपडेट कर दें। क्योंकि 90 मीटर का जब भी हम केबल अपडेट करते हैं, ये इंडस्ट्री के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, कि कंपनियां अगर मान लिया 50 केबल इस्तेमाल कर ली 100 मीटर की, ओके, तो प्रॉब्लम क्या होगा वहां पर। अच्छा चलो, आप लोगों से मैं एक इंडस्ट्रियल क्वेश्चन करता हूँ। वैसे सभी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो अब कल से आ, कोई हमें भी वो नहीं रहेगा कि मैं मैसेज ड्रॉप करूं ज्वाइन करने के लिए। आप पे से जिनको पढ़ना है वो ज्वाइन करें, बाकी लोग अपना वीडियो एक्सेस लेकर शांत हो गए हैं तो फिर, या बेसिक समझ रहे हैं तो फिर समझें, कोई दिक्कत नहीं। अटेंडेंस के बिहाफ पर मैं आप लोगों को सपोर्ट आगे दे पाऊंगा लाइफ टाइम, या जो कुछ भी हमारा आगे कोई सर्टिफिकेट किसी को चाहिए, कुछ चाहिए, तो बिना ज्वाइन किए तो नहीं मिलेगा ना। बहुत सारे टास्क, प्रोसेस, प्रोजेक्ट हैं, उसके बिहाफ पर मिलेगा, ऐसा नहीं। इसका मैं एक डेडिकेटेड मैसेज व्हाट्सएप पर सबके डिलीवर कर दूंगा, ज्वाइन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं जैसा कि मैंने बोला कि अगर मान लिया कि एक लोकेशन ए से लोकेशन बी तक जाने में 100 केबल्स 100 मीटर्स का इस्तेमाल किया गया, तो क्या होगा कि जितनी बड़ी केबल होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करेगा, पावर भी उतना ज़्यादा कंजप्शन होगा। लगेगा कि कई एसी या मल्टीपल एसी लगी हुई हैं, इतना ज़्यादा कंजप्शन ये केबल करने लगेंगे, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जितना केबल डिस्टेंस बढ़ेगा। तो जो स्मार्ट इंजीनियर्स होते हैं, जो आर्किटेक्ट डिजाइन करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को प्रॉपर डिवाइसेस के थ्रू ऑर्गेनाइज करते हैं कि किस लोकेशन पर कितने डिस्टेंस पर कौन सी डिवाइस ऑपरेट करी जाए, लगाई जाए। या मान लिया कि यहाँ से मुझे कनेक्टिविटी देना ही था, यहाँ पर 100 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, यहाँ से मुझे इनको देना है, तो हम एक फाइबर ऑप्टिक का बैकबोन कनेक्शन कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर एक मल्टीपल स्विच अप्लाई कर सकते हैं, और उसके थ्रू इन सबको दो दो एक एक मीटर का कनेक्शन दे सकते हैं। आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन अगर पहले 10 टाइम हो रहा था, तो अभी 1 टाइम भी नहीं होगा। कितना आसानी से आपने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर लिया। तो इन इंडस्ट्री जब आप प्लान करते हो, देयर इज स्पेसिफिक एसओपी, और वहाँ पर एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें आपके वर्क करते हैं, काम आते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो 10 Mbps का अपग्रेड फास्ट इथरनेट यानी कि 100 Mbps है, और इसका एक अपग्रेड देखें तो हमारा जीबी इथरनेट है, जहाँ 1 Gbps का स्पीड देखने को मिलता है। टी का मतलब होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, डोंट वरी। कैटेगरी 5 कैटेगरी 6 यहाँ पर होते हैं, सेम डिस्टेंस के साथ आ जाता है। 1999 का टेक्नोलॉजी है, 2006 में हमारा 10 Gbps का टेक्नोलॉजी अपग्रेड देखने को मिलता है। ये मैं एग्जैक्टली exactly वो ईयर नहीं बता रहा हूँ जब ये मैन्युफैक्चर हुआ था, ये सारी चीज़ें। ये जस्ट एक यूज केस का सिनेरियो बता रहा हूँ, है ना। कोई भी ईयर ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इसी समय, इसी समय, कुछ चीज़ें बहुत पहले से चलती हैं, धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट होते हैं सारी चीज़ें। तो इट इज़ अप्रोक्सीमेट डेटा होता है जिस पर हम लोग डिस्कशन और सारी चीज़ें करते हैं। नॉट मैंडेटरी कि हम लोग कोई यूपीएससी ऐसा प्रिपरेशन करें जिसमें हमें ईयर डेट मेंशन सब ये ऐसा करना है, ये जरूरी नहीं है। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन नॉलेज पर्पज, राइट, ये सारी चीज़ें। तो लेटर अगर हम लोग देखें तो अभी 10 Gbps का अपग्रेड 40 Gbps कैटेगरी 8 वगैरह में फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी और ये सब देखने को मिलता है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट, अपग्रेड यहाँ पर इन सब केबल और सारी चीज़ों के साथ मिलता है। अगर हम इसकी कैटेगरी की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ईच डेटा पैकेट, अच्छा, हाउ इथरनेट वर्क। तो इथरनेट काम कैसे करता है, ये आगे आप जब कोई डेटा पैकेट सेंड करोगे तो देखोगे, जिसमें हमारा प्रेमेबल है, जो कि 7 सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन टाइम होता है, 7 बाइट्स का इंफॉर्मेशन होता है। एसएफडी होता है, स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर समथिंग है, जिसका साइज 1 बाइट का यानी 8 बिट्स का होता है। और ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, जिसमें 6 बाइट्स की इंफॉर्मेशन होती है ना। तो टोटल 48 बिट्स का ये अपडेट होता है, इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर बाइट्स वाइज इंफॉर्मेशन देखेंगे तो हेडर को समझने का अलग तरीका है,
मतलब दोनों प्रोसेस सेम है, बट अगर बाइट्स में हम समझेंगे तो 1 बाइट्स इज इक्वल टू 8 बिट्स, तो हेडर को हम लोग बिट्स के अकॉर्डिंग समझें, दैट इज बेटर। तो मैक एड्रेस हमारे क्या होता है, 6 बाइट्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि 48 बिट्स का एड्रेस होता है। सोर्स मैक एड्रेस भी हमारा सेम होगा, क्योंकि मैक एड्रेस का एक फिक्स वैल्यू होता है, 12 डिजिट या 48 बिट्स का एड्रेस होता है। और यहाँ पर ऐसे करके सारी चीज़ें एफ सी एस वगैरह की चेकिंग होती है, फ्रेम चेक सीक्वेंस 4 बाइट्स की इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि 32 बिट्स का ये इंफॉर्मेशन होता है। और इसमें एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन और इसका कंट्रोल करके डेटा को सेंड और रिसीव किया जाता है। यानी कि जब ईथरनेट के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है कोई भी मीडियम के थ्रू, तो इसमें सीआरसी वगैरह की चेकिंग होती है कि सोर्स द्वारा भेजा हुआ जितना भी फ्रेम है वो रिसीवर को रिसीव हुआ या नहीं। हर फ्रेम का चेकिंग होता है। कोई भी अगर फ्रेम, मान लिया कि सोर्स ने सेंड किया 8 फ्रेम, तो रिसीवर को 8 फ्रेम रिसीव हुआ या नहीं हुआ, या मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 रिसीव हुआ, और सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रेम सेंड किया गया, बट 1 2 3 4 5 रिसीव हुआ, 6 7 मिस हुआ, 8 रिसीव हुआ। तो 6 7 के लिए सीआरसी जनरेट होगा फ्रेम चेक सीक्वेंस के साथ, और उस फ्रेम को दोबारा से सेंड किया जाएगा बाय सोर्स। और इस तरीके से जो हमारा फ्रेम चेक सीक्वेंस होता है कंप्लीट होता है, प्रोसेस कंप्लीट होता है, और डेटा हमारा पूरी तरीके से सिंक होता है या करेक्ट, डेटा करेक्शन में ये चीज़ काम आता है। इसको चेकसम प्रोसेस बोला जाता है। कभी हेडर के बारे में आगे समझेंगे तो हम लोग और अच्छे तरीके से इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी देख सकते हैं। मल्टीपल लैब सॉल्यूशंस हैं इसका, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैक एड्रेस हम सबको पता है कि जो भी हमारा ईथरनेट होता है, यानी कि केबल होता है, उसमें जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है, किस मैक सोर्स ने सेंड किया है, किसके लिए सेंड किया है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। मैं अगर मैक सोर्स की बात करूं, लेट मी शो, फॉर एग्जांपल के लिए मैं जस्ट दिखाता हूं आपको फ्रेम डिटेल्स और सारी चीज़ें। जैसे मान लिया यहाँ पर एक अपडेट है, और मैंने यहाँ से कुछ डिवाइस ले लिया, और इसके थ्रू मान लिया 2 कंप्यूटर मैंने एक स्विच के साथ कनेक्शन में ले लिया, और इन दोनों कंप्यूटर सिस्टम को मैंने एक एड्रेस असाइन किया। फॉर एग्जांपल द एड्रेस ऑफ दिस कंप्यूटर इज 10 00 10 और इसको एड्रेस भी असाइन कर देते हैं, विच इज़ 10 00 10 with mask and everything. And the IP address for this device is 10 00 20, and let me assign the IP address for this device, okay, 10 00 20, and subnet mask. Now I am going to send the echo message or ICMP message from this device to the destination device. Destination is 10 00 10. And see, this is the process. Okay, so let me monitor the traffic first. So this is the process to monitor the traffic through this particular simulator. Okay, and you can see while sending next packet, there is packet, and you can monitor this ICMP packet. Okay, basically it is just for knowledge, no need to practice the things. Okay, so there is source information, who is the sender, this is the information or header information, or like ethernet frame information. You can send, check the ethernet details. So it is from 0 to or 32 bits information. Okay, एंड मल्टीपल इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, 0 to 4 8, एंड उसके बाद जो भी ये बिट्स की इंफॉर्मेशन है, तो सब यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आईसीएमपी के अंदर कितने टाइप्स का फ्रेम है। चेकसम यहाँ पर हो रहा है, नहीं हो रहा है, चेकसम होना चाहिए। चेकसम में जितना फ्रेम आउटबाउंड के लिए है वैसे इनबाउंड के लिए होना चाहिए। तो दोनों तरफ से मैच होता है। जैसे सेंड किया गया, मैंने बोला आपसे, मैंने आपको 10 टॉपिक दिया और आपने सिर्फ 8 रिसीव किया, तो इसका मतलब क्या है कि 2 टॉपिक मिस हुआ है। तो उधर से आप बोलोगे 8 और इधर से मैं बोलूंगा 10, तो कम्युनिकेशन गैप आएगा, डेटा एरर आ जाएगा वहां पर, राइट। तो इसी तरीके से हमारा दोनों तरीके से यहाँ पर चेकसम और सारी चीज़ें मैच होती हैं, इनके सीक्वेंस प्रोसेस होते हैं, कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, सोर्स का मैक एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है, कितना फ्रेम चेक सीक्वेंस पर काम कर रहा है, सब कुछ यहाँ पर चेकआउट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग सेंड और रिसीव किया जाता है।
हेडर के अंदर आप देखोगे सोर्स आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है। ईथरनेट हेडर के अंदर आप देखोगे तो मैक एड्रेस है जो कि 48 बिट्स का एड्रेस हमें देखने को मिलता है, या फिर 6 बाइट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वही चीज़ यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करा रहा था। तो आप क्या कर सकते हो, आप रियल टाइम में इसकी प्रैक्टिस और सारी चीज़ें कर सकते हो कि कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, एंड एवरीथिंग। लेट मी ऐड दीज इंफॉर्मेशन ओवर हियर फॉर रेफरेंस पर्पस। तो सोर्स और डेस्टिनेशन का कुछ ही अपडेट हमें देखने को मिलता है। एंड वन मोर थिंग यू कैन चेक मोर डिटेल, and this is the process. Like PC 10.00.20 can send the data to the 10.00.10, and this is the packet received by switch. And see, this is the switch, and switch work on behalf of MAC address only, right? So now you can see there is inbound address and outbound address. Now you can match how many frames inside of address, how many frames outside of addresses. Okay, सो ये सारे तरीके से क्या होता है, मैच किया जाता है। नाउ यू कैन सी कि आपका हेडर इंफॉर्मेशन बढ़ रहा है, चेक सीक्वेंस, फ्रेम चेक सीक्वेंस, और सब कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। ओके। हालांकि ये जब आप रियल किसी डिवाइस पर मॉनिटर करोगे, जो कि हम लोग आगे वायर सार्क वगैरह इस्तेमाल करने वाले हैं, चेक करेंगे, तो यू विल गेट मोर एक्सपोजर अबाउट ईथरनेट फ्रेम, ईथरनेट डिटेल्स, एंड एवरी पर्टिकुलर स्टेप टू नेक्स्ट स्टेप देर इज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेल्स रिगार्डिंग ईथरनेट फ्रेम। ओके, सो you will get the real time exposure with the help of wireshark monitoring tool. Okay, it is free to everyone. You can download from internet and you can use for Linux, Mac or your Windows operating system. Okay, सो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, बट जस्ट मैं थोड़ा सा आइडिया देने के लिए इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। नाउ यू कैन सी सोर्स इन्फॉर्मेशन इधर भी है, डेस्टिनेशन इधर भी है। भेज कौन रहा है, देखो दोनों तरफ इंफॉर्मेशन मैच होना स्टार्ट हुआ, इनसाइड आउटसाइड। अब देखो, अभी तक तो इधर एक था, अभी देखो इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है लेयर बाय लेयर, एवरी पॉइंट हैज यूनिक इंफॉर्मेशन और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, समझ में आया सभी को? Yes. ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। मल्टीपल फ्रेम कौन कितना भेजा जा रहा है, कितना सेंड हो रहा है, कितना रिसीव हो रहा है, हर लेयर पर आपको अपडेट देखने को मिल जाता है, राइट? जब ये इंफॉर्मेशन रिसीव करी जाएगी तो भी आप देखो इसका क्या अपडेट आएगा, इनसाइड आउटसाइड। तो जितना फ्रेम सेंड किया गया उतना फ्रेम रिसीव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रोसेस में होती हैं। तो ये चीज होता है कि जो भी हमारा मैक एड्रेस होता है वो सब इंक्लूड होता है। 48 बिट्स का मैक एड्रेस हुआ, आईपी एड्रेस हुआ। ओके, फर्स्ट 24 बिट्स मैन्युफैक्चरर आईडी को दिखा रहा होता है, एंड नेक्स्ट 24 बिट्स जो होता है वो डिवाइस स्पेसिफिक आईडी होता है। तो किसी भी मैक एड्रेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी जो आपने पैकेट कैप्चर किया था, मैं यहाँ से देखता हूँ, और ये जो इंफॉर्मेशन है, लेट मी फाइंड द सोर्स एड्रेस 00D समथिंग, ये टोटल 8 डिजिट का मैक एड्रेस है, सॉरी 12 डिजिट। इसको मैंने जस्ट यहाँ से कॉपी किया, एंड कॉपी करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। आई थिंक नहीं कॉपी हो सकता क्या, ऐसा है क्या? कॉपी हो तो रहा है, ठीक है, पेस्ट। तो ये हमारे पास एक मैक एड्रेस आप देख सकते हो। मैक एड्रेस को लिखने का तरीका होता है कि कॉलन के साथ इसको सेपरेट किया जाता है एवरी 2 डिजिट के बाद। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको प्रॉपरली राइट कर देता हूँ यहाँ पर। तो स्टार्टिंग का जो 6 डिजिट है आप इसको कॉपी कर लो, और इसका अगर मैन्युफैक्चरर आईडी आपको चाहिए,
सो इन्वेस्टिगेशन वगैरह में ये काफ़ी हेल्प करता है. सो यू कैन फाइंड द डिटेल्स. ओके, इफ़ यू वांट टू गेट मोर डिटेल, so you can find with the help of vendor lookup detail. Okay, so you can just say search vendor lookup, enter. So there is Mac vendor lookup. Okay, so either you can type Mac. इस वो स्पेस नहीं दिया, इस वजह से उसने आइडेंटिफाई नहीं किया. सो मैक वेंडर लुकअप. ओके, इधर यू कैन फाइंड द मैक डिटेल्स हियर. देखो सिस्को का ये डिवाइस है, सिस्को का ये एनआईसी कार्ड है, इसलिए हमें पता चल गया. और ज़्यादा जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट की जा सकती हैं. लेट मी सर्च. तो ये आपको बता देगा कि हु इज़ द वेंडर. सिस्को इकोसिस्टम है, कंपनी का एड्रेस भी यहाँ पर मिल जाता है, कंट्री कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ था, किस तरीके का है, तो सब कुछ यहाँ से. इज इट वैलिड? नहीं नहीं, ये फॉल्स है, मतलब ये सही एड्रेस नहीं है. बट किसने डिज़ाइन किया ये, क्योंकि सही एड्रेस जो होता है ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है और ये रियल डिवाइस का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है. तो ये जस्ट एक दिखाने के लिए है कि इस तरीके से एड्रेसेस हमारे होते हैं. ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं ये सब नंबर्स भी क्या है, रजिस्टर्ड है इन सब डिवाइसेस के लिए, तभी सिस्को वगैरह का यहाँ पर नंबर या डिवाइसेस का डिटेल्स हमें देखने को मिल रहा है. तो बेसिकली मैं स्टार्टिंग का जो 24 बिट्स होता है ना, या 6 डिजिट होता है, ये हमारे मैन्युफैक्चरर आईडी OUI बोलते हैं. और लास्ट जो 6 डिजिट होता है इसको हम डिवाइस आईडी बोलते हैं. राइट. CSM में CD का पर्पस क्या होता है बेसिकली, इसको क्वाइट करते हैं, आगे कभी देखेंगे, बट जस्ट मैं इतना गाइड करना चाहूँगा कि जो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी जहाँ पर एक ही पाथ हो, मीडियम हो डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए, लाइक बस टेक्नोलॉजी, और इस एक मीडियम से मल्टीपल पॉइंट से डेटा सेंड और रिसीव किया जाता हो. मान लिया कि इसने डेटा सेंड किया इसके लिए, और इसी मीडियम का इस्तेमाल किया जा रहा है डेटा सेंड के लिए. तो मल्टीपल डिवाइसेस जब डेटा जनरेट करेंगे, डेटा सेंड करेंगे, तो उस समय क्या हो जाता था, कोलिजन. ठीक है, कोलिजन, डेटा टकरा जाता था. तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए या लाइक ऑप्टिमाइज करने के लिए करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन एंड कोलिजन अवॉइडेंस, CA और CD दोनों टेक्नोलॉजी आ जाता है. इन दोनों का मतलब यही होता है कि अगर किसी एक मीडियम पर ये डेटा सेंड कर रहा है और डेटा इसका सेंड हो रहा है, राइट, तो ये अपना डेटा तभी सेंड करेगा जब इसको ये मीडियम फ्री मिलेगा. फ्री मीडियम है, देन पर्टिकुलर पॉइंट कैन सेंड दी डेटा. अगर इसको लग रहा है कि कोई ट्रांसमिशन जा रहा है तो ये होल्ड कर लेगा डेटा को, है ना, इस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से. और जब तक इसको फ्री पाथ नहीं मिलेगा तब तक ये डेटा को सेंड नहीं करेगा, है ना. तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या हो जाता है, इम्प्रूव होता है. एडवांस नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट में ये सारी चीज़ें देखेंगे. तो ये भी देखो यहाँ क्या क्या कह रहा है कि यूज्ड इन हाफ डुप्लेक्स ईथरनेट. जहाँ पर हाफ डुप्लेक्स ईथरनेट होता है वहाँ पर ये सब इस्तेमाल किया जाता है. कह रहा है कि ऑब्सोलेट इन मॉडर्न फुल डुप्लेक्स नेटवर्क, क्योंकि ये चीज़ अब के समय पर नहीं पॉसिबल है, बस टेक्नोलॉजी का मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया. तो इसमें क्या होता है कि डिवाइसेस चेक इफ द नेटवर्क इज आइडल. मैंने क्या बताया कि डिवाइस क्या करेगा, चेक करेगा कि अगर हमारा कोई डेडिकेटेड पाथ फ्री है तब उस पर डेटा सेंड करेगा. अगर उसको लगते से मान लिया कि आ, आप अपनी गाड़ी लेकर निकले और चौराहे से या किसी कोई रास्ते पर हो और वहां से आपको किसी तरफ मुड़ना है, तो आप क्या करते हो, सिग्नल, ट्रैफिक, सारी चीजें देख लेते हो. जब आपको आइडल टाइम मिलता है तब आप क्या करते हो, उस पाथ पर निकलते हो. ऐसे ही है. ओके, तो ये CSM में CD क्या करता है, जब डिवाइस चेक कर लेगा कि हमारा जो रास्ता है वो आइडल है, फ्री है, किसी भी तरीके का ट्रैफिक नहीं है, तब वो डेटा को सेंड और रिसीव करेगा. इफ आइडल इट ट्रांसमिट दी डेटा. अगर आइडल है तभी डेटा ट्रांसमिट करेगा. इफ टू डिवाइसेस ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली देयर इज कोलिजन. दे स्टॉप एंड रिट्राई आफ्टर अ रेंडम डिले. तो क्या होता है कि जब कोलिजन हो जाता है, कोलिजन इन सब टेक्नोलॉजी में हो सकता है. कैसे हो सकता है, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. जैसे यहाँ से यहाँ है और यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स पर डेटा है, यहाँ पर है और यहाँ पर है. अब इसने डेटा सेंड कर दिया, है ना, इसने डेटा सेंड कर दिया और इसके लिए, ठीक है. और इसने क्या चेक किया कि जब इसने भी डेटा सेंड कर दिया किसके लिए, इसके लिए. अब ये डेटा सेंड कर दिया, इसका डेटा यहाँ मान लिया आ रहा है,
और इसने डेटा सेंड कर दिया। इसको ये लगा कि यहाँ पर तो अभी आइडल टाइम है, क्योंकि इसका डेटा अभी यहाँ नहीं पहुंचा है, एक पर्टिकुलर टाइम तो लगता है ना डेटा जाने में। इन केस अगर इसको ऐसा सेंस हुआ कि हमारा आइडल टाइम है और डेटा सेंड कर दिया और इसने भी डेटा सेंड किया, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर कोलिजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक टाइम होता है यहाँ पर, उतने टाइम पीरियड के बाद क्या होता है कि डेटा हमारा उसको जाकर, मतलब कि इसका एक रिट्रीवल मिलता है कि हमारा डेटा लॉस हुआ है। तो एक बहुत डिले टाइम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों को फिक्स से अपग्रेड किया गया है आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। राइट। ईथरनेट केबलिंग कनेक्टर्स और ये सारी चीज़ें तो कैटेगरी 5, कैटेगरी 6, कैटेगरी 7, कैटेगरी 8। फाइबर ऑप्टिक में सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल, मल्टीपल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल हमें देखने को मिलता है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो कैटेगरी 5 ई मैंने बोला 1 Gbps का, क्योंकि आज 100 Mbps का स्पीड अगर हम ले लेंगे तो हमें इंटरनेट का वो लाइक स्पीड नहीं मिल पाएगा जो आज के समय पर अवेलेबल है। राइट। सो नाउ वी हैव कैटेगरी 5 ई मिनिमम टू गेट द बेटर स्पीड, ओके, लाइक 1 Gbps, okay, and 100 meter. Commonly it is used in small offices and all, right. In enterprise network there is category 7 or category 8 which have 40 plus GB per second data transmission rate, okay. And if there is more reliable, like if there is the requirement of more speed, reliable network, like zero downtime, less latency, then we can use fiber optic technology. Little bit costly, but there is zero latency, means no latency। एक भी सेकेंड का या कुछ भी लेटेंसी देखने को नहीं मिलता है फाइबर ऑप्टिक के साथ। फाइबर ऑप्टिक कई किलोमीटर, देखो 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, पूरे शहर में आप अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के थ्रू डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हो, ओके। बट जब 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का कनेक्शन लेना होगा तो मतलब अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, यानी कि चाचा के घर से फूआ बुआ के घर तक तो कनेक्शन ले नहीं जाएंगे, उसके लिए तो ये सब सेटअप होगा नहीं। देयर इज डेडिकेटेड ऑफिस लाइक हेड ऑफिस और हब ऑफिस और स्पोक ऑफिस, है ना। एज पर इन्वायरमेंट ऑफ हब एंड स्पोक वी कैन डिप्लॉय दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करने को हमें देखने को मिलता है। राइट। इसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सभी कैटेगरी में RJ45 कनेक्टर होता है, जो कि हम लोग बोलते हैं लैन कनेक्टर। लेट मी शो हाउ इट्स लुक लाइक। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा RJ45, अभी जो केबल आपने देखा ना, जो ये कनेक्टर्स इसमें लगे होते हैं, इसी को हम लोग RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। RJ का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक, ओके। और इसमें दो टेक्नोलॉजी होती है, एक T568A स्टैंडर्ड होता है और एक T568B स्टैंडर्ड होता है। दो स्टैंडर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ए के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ग्रीन वाइट ग्रीन ऑरेंज, और बी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ऑरेंज वाइट ऑरेंज का ऐसे सिनेरियो देखने को मिलता है। हालांकि इसका इस्तेमाल किया जाता है क्रॉस एंड स्ट्रेट केबल बनाने के लिए, ओके। अगर ए और ए का दोनों तरफ कनेक्शन इस्तेमाल किया गया, केबल के दोनों तरफ सेम ये वायर वगैरह आपको मैच करना पड़ेगा, तब केबल डिजाइन होता है। तो अगर ए इधर भी और ए इधर भी लिया गया है तो उसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करोगे, जैसे पीसी से स्विच हो गया, स्विच से राउटर हो गया। तो सिमिलर, यानी कि स्ट्रेट केबल से कनेक्टिविटी होती है, और स्ट्रेट केबल बनाने के लिए हमें ए और ए दोनों तरफ मैच कराना होता है, या बी दोनों तरफ मैच कराना होता है। बट अगर हमारे केबल में एक एक पॉइंट ए स्टैंडर्ड पर है और दूसरा पॉइंट बी स्टैंडर्ड पर है, तो वो क्रॉस केबल बोला जाता है। और इस केबल के थ्रू हम लोग जो कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करते हैं वो सिमिलर डिवाइसेस के साथ करते हैं। जैसे दो पीसी को, दो स्विच को, दो राउटर को जब आपस में कनेक्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस ओवर केबल का इस्तेमाल करते हैं। राइट। तो ये एक सिंपल अपडेट है। और मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं, जैसे हब है, हब तो अब मार्केट में नहीं है, बट हब एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को ट्रांसमिट करता है, सेंड और रिसीव करता है, बट कंटिन्यूअस ब्रॉडकास्ट सेंड करने का काम करता है ना। हमेशा ये ब्रॉडकास्ट करता है क्योंकि इसके पास दिमाग नहीं होता है, सिंपल, है ना। इसके पास ब्रेन नहीं है, मेमोरी नहीं है, तो ये किसी भी कंप्यूटर के एड्रेस को ना समझता है और ना ही कुछ, बस ये रैंडम डेटा अपने पोर्ट पर रिसीव किया और डेटा इसने
ट्रांसफर कर दिया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इथरनेट डिवाइसेस है। स्विच होता है स्मार्ट डिवाइस है, राउटर स्मार्ट डिवाइस है, एनआईसी कार्ड स्मार्ट डिवाइस है। ओके। तो यही सारी चीज़ें हैं। एंड डिवाइसेस के बारे में अभी हम लोग आगे चल के देख लेंगे। बट थोड़ा सा मैं और आईपी वगैरह के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, बट आईपी लास्ट में डिस्कस करेंगे। डिवाइसेस को थोड़ा सा हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। क्या डिवाइसेस के लिए मैंने सीसीएनए का ये नोट्स उठाया हुआ है? क्या डिवाइसेस के लिए कुछ ऐड किया है मैंने? यस, यहाँ से। ठीक है, तो आप देख सकते हो डिवाइसेस में कुछ इस तरीके से है। हब से स्टार्ट होता है, तो हब बिल्कुल एक डम डिवाइस है, मतलब कि देर इज़ नो ब्रेन। और अगर मैं इस डिवाइस को दिखाऊं, लाइक हब नेटवर्किंग डिवाइसेस, तो ये स्विच जैसा दिखने वाला एक डिवाइस है कुछ इस तरीके से। मल्टीपल पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, बट इसमें क्या होता है कि डेटा लॉस होता है। अगर मल्टीपल डिवाइसेस एट अ टाइम डेटा सेंड कर रहे हैं, तो ये क्या कर देगा, डेटा लॉस कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो कंप्यूटर मैंने कनेक्ट किया हुआ है, और अभी जो मैंने यहाँ पर डिवाइस लिया हुआ है ये स्विच है। बट मैं एक काम करता हूँ, दो कंप्यूटर और ऐड करते हैं, ऐसे करके इन दोनों को कनेक्ट करते हैं इस डिवाइस के साथ। या इसका मैं एड्रेस दे देता हूँ 10.0.40, और इसका मैं एड्रेस देता हूँ 50। और अभी मैंने स्विच इस्तेमाल किया है, तो मैं स्विच को रिमूव करता हूँ। एंड आप इसका एक रियल टाइम एग्जांपल देखो। अगर मैंने यहाँ पर हब जैसा डिवाइस लिया, फॉर एग्जांपल दिस इज हब, एंड ये मैक एड्रेस अलग रखते हैं, ये हब हो गया। अब हब से हम क्या कर सकते हैं, सेम स्विच जैसा ही काम करेगा मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने का। और इसमें भी वही प्रोसेस होगा जैसे डेटा सेंडिंग रिसीविंग और सारी चीज़ों का। जैसे कि इस पीसी से अगर कोई मैसेज यहाँ सेंड किया जा रहा है, तो देखो सक्सेसफुल है, सक्सेसफुली मैसेज क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। प्रॉब्लम क्या होती है हब में, जब मल्टीपल डिवाइसेस डेटा सेंड करते हैं, ठीक है, यह हब हर एक मैसेज को क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। कैसे? इस डिवाइस ने इसको डेटा सेंड किया, कह रहा है इस पर कोई पोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो मतलब कि इसको मुझे आईपी देना पड़ेगा। एंड द आईपी एड्रेस फॉर दिस डिवाइस इज 10.0.0.40। ओके, now I want to assign an IP address for this device. Okay, so IP for this device is 10.0.0.50. Okay, done. So yes, now I can send the data from this PC to this PC. Okay, there is two messages. तो यहाँ से डेटा हमारा क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है। जब भी कोई मैसेज हब रिसीव करेगा, तो ये इस पोर्ट इस पोर्ट इस पोर्ट सभी को डेटा सेंड करेगा, तीनों डिवाइसेस को डेटा सेंड करेगा एवरी टाइम। ओके, एवरी टाइम ये सभी को डेटा सेंड करेगा। देखो, रिसीव किया, तीनों को डेटा सेंड किया, राइट। हालांकि सेंड किसको करना चाहिए था, एक को करना चाहिए था। इन केस अगर इसने भी डेटा सेंड कर दिया, उसी समय इसने भी इसको डेटा सेंड कर दिया, क्या प्रॉब्लम होगी? देखो, डेटा जैसे ही आएगा आपस में कोलाइड हो जाएगा। देखो, डेटा कोलाइडेड, यू कैन सी, हो गया ना। इस पर पॉइंटर लेकर जाओ, ये दिखा देगा डेटा विल बी कोलाइडेड। यहाँ पर डेटा क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। कोलाइड हो जाने की वजह से आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस या डेटा लॉस देखने को मिल जाएगा। तो सेम इसको रिप्लेस करके क्या होता है, इसकी जगह पर हमें स्विच देखने को मिलता है, क्योंकि स्विच हमारा लेयर 2 डिवाइस है, और जो हमारा हब होता है वो लेयर 1 डिवाइस है, यानी कि फिजिकल लेयर पर काम करता है। और स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर पर काम करता है एज पर ओएसआई मॉडल। ठीक है, स्विच मेंटेन करता है अपने कम्युनिकेशन को थ्रू मैक एड्रेस। हब क्या करता है, किसी भी तरीके का एड्रेस लर्न नहीं कर पाता, इस वजह से ये डेटा लॉस करता है। बट इसी जगह पर अगर स्विच इस्तेमाल किया जाए,
हब को हटा दिया जाए तो डेटा क्या होगा, सक्सेसफुली सभी कंप्यूटर्स एट अ टाइम डेटा सेंड और रिसीव कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने इन सभी को कनेक्ट कर दिया एक स्विच के साथ, और मैं अब इन 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 सभी के बीच में मल्टीपल डेटा सेंड करूं, देर इज नो प्रॉब्लम। इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, है ना, सब सक्सेसफुल होगा। तो ये बोल सकते हैं कि बार बार डेटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, जिसको डेटा देना है उसी को डेटा देगा, क्योंकि ये एक मैक एड्रेस पर काम करता है। देर इज स्पेसिफिक मैक एड्रेस। ओके, जैसे मैं यहाँ पर अगर दिखाऊं तो ये मैक एड्रेस टेबल है। ऑन बिहाफ ऑफ दिस मैक एड्रेस टेबल स्विच क्या करता है, वर्क करता है। तो स्विचेस क्या करते हैं बेसिकली, एक स्मार्ट डिवाइस इसीलिए बोले जाते हैं। ओके, विदाउट मैक एड्रेस ये कम्युनिकेशन नहीं करते। मैक एड्रेस पहले अपने मेमोरी में स्टोर करेंगे, और स्विच जिस मेमोरी में मैक एड्रेस को स्टोर करता है ना, उसको बोलते हैं कैम टेबल। और कैम स्टैंड फॉर कंटेंट एड्रेस मेमोरी। ओके, ये स्विच का एक क्या होता है, स्टोरेज पार्ट होता है, कंटेंट एड्रेस मेमोरी, जिसमें क्या करता है स्विच अपना कंप्लीट मैक टेबल स्टोर मैक टेबल। ओके, और लिस्ट ऑफ ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो देखो, पोर्ट 1 पर कौन सा मैक एड्रेस है, पोर्ट 2 पर कौन सा मैक एड्रेस है, पोर्ट 3 पर कौन सा मैक एड्रेस है, इजली आप यहाँ से चेकआउट कर पाते हो और इसका इस्तेमाल कर पाते हो, है ना। समझ में आ रहा है? पहले बेसिक तो नहीं लग रहा है, अब कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ मिस था हम लोगों से जो कि सीखने को मिल रहा है, या बोर हो रहे हैं सभी लोग? सर सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। है ना। तो बेसिक जस्ट बताने का है, बट इसीलिए मैं डायरेक्ट सर्वर नहीं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती है। तो आगे चल के जब इंडस्ट्री में सीनियर के साथ या कोई भी इकोसिस्टम में काम करना होता है, वर्क स्टेशन में या फ्लोर पर कोई प्रॉब्लम आती है, तो पता ही नहीं होता है कि कहाँ से डिटेल निकलेगी, किस बेस पर ट्रबल शूटिंग होगी, है ना। सिर्फ रोल इंस्टॉलेशन नहीं पार्ट होता है ना। जैसे यही है। तो प्रो एंड कॉन्स ये सब आपने देख लिया। राउटर, राउटर के बारे में क्या बताना। राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इंटरनेट को हैंडल करना, इंटरनेट पर ट्रैफिक सेंड करना, अलग अलग नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना, ये सारा काम होता है। लेयर 3 डिवाइस होता है। तो अलग अलग नेटवर्क, जैसे अभी हम लोग देखें तो आपके घर पे राउटर होगा, हमारे घर पे राउटर है, तभी हम लोग एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो पा रहे हैं, राइट। तो ऐसा कुछ है। राउटर मल्टीपल प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर सकता है, स्मार्ट इंटेलिजेंट डिवाइस है, आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन करता है। मल्टीपल प्रोटोकॉल हम राउटर पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे वी कैन कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट, ओके, ऑन router, and as per the need and requirement of industry we can configure ACL. Okay, we can configure network address translation service, we can configure VPN label service on router, we can configure proxies, we can configure routing, static routing, dynamic routing, RIP, PIGRP, OSPF, or other different types of rules and policies we can configure on router. Okay, so we can basically configure complete network environment with the help of router. Okay, you will learn uh, multiple certification, multiple, there are multiple program on behalf of router. Okay, बहुत सारे सर्टिफिकेशन है जो सिर्फ राउटर को पढ़ने में निकल जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिवाइस है जो पूरे इंटरनेट पर लैन मैन वैन कैन सभी तरीके के नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए राउटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब सीसीएनए वगैरह कोई पढ़ा होगा आपको तो पता होगा राउटर्स कितने टाइप्स के होते हैं और ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली अगर नॉर्मल देखा जाए तो घर पे वाईफाई नॉर्मल राउटर होते हैं, बट देयर इज इंडस्ट्री लेवल राउटर जो कि सिस्को के राउटर हैं, जूनिपर के राउटर हैं, एचपी के हैं, अदर मल्टीपल वेंडर्स के राउटर हमें देखने को मिलते हैं। आज फायरवॉल भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि फायरवॉल भी एक ऐसा डिवाइस है जो कि हर एक इंडस्ट्री के लिए मैंडेटरी है, और 24/7, या बोल सकते हो कि एक ऐसा डिवाइस जो कि हमारे
इनकमिंग और आउटगोइंग में जो भी ट्रैफिक्स होती है, जो भी इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव हो रही होती है, उन सबको ये क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। राइट। तो बेसिकली ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और हमारे नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऐसी पॉलिसी क्रिएट करने के लिए, अंदर से कौन बाहर के नेटवर्क से कम्युनिकेट कर पाए, कौन बाहर से अंदर आ पाए, basically we can configure these all types of access, okay, on firewall. So firewall में भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ओके, ये हार्डवेयर भी हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल ऑलरेडी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बिल्ड होता है, जैसे कि विंडोज़ है तो उसमें आपको डिफेंडर फायरवॉल और ये सब देखने को मिल जाएगा। बाकी अलग अलग सोफोस है, पोलो ऑल्टो है, एंड सिस्को एएसए है, ये सारी फायरवॉल्स है। इन फायरवॉल्स के बारे में अगर पढ़ना है तो हमारे चैनल पर आप पूरी पूरी सीरीज है, पढ़ सकते हो। मैंने पोलो ऑल्टो भी कवर किया है, एएसए भी इन डेप्थ कवर किया है, और बहुत सारे पीएफ सेंस वगैरह भी आने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो फायरवॉल बेसिकली पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है, जो कि ट्रैफिक को ब्लॉक करता है ऑन बिहाफ ऑफ आईपी एंड पोर्ट। स्टेटफुल इंस्पेक्शन होता है, ट्रैक करता है एक्टिव कनेक्शन को। ये काफ़ी सिक्योर होता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आते हुए मतलब सेंड गए आप तो क्या क्या लेकर गए, आ रहे हो तो क्या वही इंफॉर्मेशन है, फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ है, मीन्स यहाँ पर इंटीग्रिटी भी मेंटेन होती है। तो फायरवॉल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फायरवॉल का इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। राइट। रिपीटर एक ऐसी डिवाइस है जो सिग्नल लेंथ जहाँ डाउन होने लगता है वहां पर हम रिपीटर इस्तेमाल करके सिग्नल को बूस्ट कर सकते हैं, है ना। वायर्ड में रिपीटर होता है और वायरलेस में इसको एक्सेस पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो सिग्नल या डिवाइसेस जो भी हमारे होते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर लेंथ या सिग्नल जब डाउन होने लगता है उसके बाद, तो हम वहाँ पर मिडिल में रिपीटर और ऐसी डिवाइसेस लगा के सिग्नल को क्या कर सकते हैं, रीबूस्ट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, और फिर वहाँ से सिग्नल को प्रॉपर स्पीड के साथ सेंड या रिसीव करा सकते हैं। तो रिपीटर का काम होता है टू रिपीट दी सिग्नल्स, ओके। ब्रिज भी ऐसे होता है। ब्रिज का काम क्या होता है, जैसे मान लिया कि आपका बिल्ड एक कैंपस है, चार पांच बिल्डिंग है, और सभी में दो दो हजार एक एक हजार कंप्यूटर्स हैं, सभी को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम एक ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी ऐसी डिवाइस जो मल्टीपल पॉइंट्स को कनेक्ट करे, इट में भी डेडिकेटेड ब्रिज डिवाइस आता है। तो उसमें पोर्ट होते हैं बेसिकली लैन की तरह, और सारे अलग अलग लैन सेगमेंट को हम लाकर उसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो एक तरीके का डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट के साथ ब्रिज क्या करता है, सभी को आपस में कम्युनिकेट कराने का काम करता है। सबका अपना अपना ट्रैफिक आपस में हैंडल होगा, सभी लोग अपने अपने डोमेन के अंदर काम करेंगे, हर बिल्डिंग वाले जो भी यूजर्स हैं उनकी ट्रैफिक्स है। और जब उनको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आना होगा तो ब्रिज हेल्प करेगा नेटवर्क को डेटा में, सॉरी, डेटा को नेटवर्क ए से नेटवर्क बी में ट्रांसफर करने में। तो बेसिकली ब्रिज कनेक्ट टू और मोर लाइन सेगमेंट टुगेदर, ओके। ये सारी चीजें हैं। तो ओल्डर वर्जन ऑफ अ स्विच बट विथ फ्यूअर पोर्ट्स, ओके, कम पोर्ट इसमें होते हैं। स्विच का एक ओल्डर वर्जन बोल सकते हैं, बट आज हम दो सेगमेंट को एक बेटर स्विच इस्तेमाल करते हुए, लेयर थ्री स्विच इस्तेमाल करते हुए, इस्तेमाल मतलब कि उसको कनेक्ट कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल करके मल्टीपल बिल्डिंग ब्रांचेज को कनेक्ट कर सकते हैं, ओके, ये सारी चीज़ें। तो यही सारा कुछ होता है हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस और इन सारी चीज़ों को लेकर। राइट। एंड एक चीज़ और हम यहाँ पर आपको दिखाएं, आईपी एड्रेस तो पढ़ाना है। और कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह अगर हम लोग डिस्कस कर लें, जैसे लिस्ट ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल एंड देयर फंक्शंस, ओके, जिसमें एच टी टी पी है। तो एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बेसिकली एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस दोनों का इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट से डेटा को एक्सेस करने के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए।
जैसे कि www.google.com, facebook.com। तो कहीं से भी जब हम वेबसाइट के कंटेंट एक्सेस करते हैं, सो देर इज स्पेसिफिक प्रोटोकॉल HTTP एंड HTTPS। बट HTTP के थ्रू जब हम एक्सेस करते हैं तो देर इज इनसिक्योर कम्युनिकेशन, राइट, बिकॉज देर इज नो इनक्रिप्शन। और डेटा जो भी हमारा इधर होता है वो प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफर हो रहा होता है, प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन, लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, एज इट इज आपका ट्रांसफर होगा। जैसे डेटा सेंड किया जाएगा वैसे रास्ते में भी होगा, वैसे ही रिसीवर की तरफ होगा। तो बेसिकली कह सकते हैं कि एक तरीके का ये सेम एज इट इज डेटा ट्रांसफर प्रोसेस होता है HTTP के थ्रू। तो HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है और लोकल इन्वायरमेंट में इसको इस्तेमाल करना सेफ एंड सिक्योर होता है। बट कोई ऐसी वेबसाइट जहां पर HTTP का एक्सेस हो और वहां पर ट्रांजैक्शन करना और ये सारी चीजें, तो नेवर ट्रस्ट, ओके, कभी उस पर ट्रस्ट मत करो। क्योंकि ऐसी वेबसाइट पर आप जब भी कोई लॉगिन करोगे, कुछ भी ऐसा करोगे, तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट एक्सेस किया, तो ये देखो ये वेबसाइट कह रहा है कि इनसिक्योर है, और मैं आगे बढ़ा और यहाँ पर देखो नॉट सिक्योर, क्योंकि ये वेबसाइट HTTP है, 80 नंबर पोर्ट पर वर्क कर रहा है। और इसमें जो भी मैं लॉगिन करूंगा ना यहाँ से, तो ये प्लेन टेक्स्ट में होगा और इजिली हैकर अटैकर क्या कर लेगा, इसको हैक कर लेगा। एक मैं लैब आगे चल के साइबर सिक्योरिटी की दिखाऊंगा, जिसमें वेब वल्नरेबिलिटी चेक करना, वेबसाइट पर अटैक करना और वेबसाइट को हैक करना लाइव अब देखोगे। इस वेबसाइट को भी मैं आपको कंप्रोमाइज करके और सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड डाला तो आसानी से हैकर अटैकर क्या कर सकता है, इसको ट्रैक कर सकता है, स्निफ कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। ओके। तो कभी भी हमें क्या करना चाहिए, HTTP वेबसाइट पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। HTTP एक तरीके का इनसिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। एंड HTTP हमारा जो होता है ये सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर SSL और TLS की सिक्योरिटी होती है, सिक्योर से सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ओके, SSL बेटर है या TLS बेटर है, पढ़ना है इसको आप। तो SSL सिक्योर सॉकेट लेयर है और TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। बोथ प्रोटोकॉल हेल्प्स टू इनक्रिप्ट योर डेटा एंड द पोर्ट नंबर इज 443 बाय डिफॉल्ट। ओके। एंड लाइक HTTPS होगा तो मतलब कि वो वेबसाइट सेफ एंड सिक्योर है, गोल्डन लॉक भी बन के आएगा। जैसे मैं यहीं पर अगर एक्सेस करूं, फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है secollive.com। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वेबसाइट क्या है, सेफ एंड सिक्योर है, कनेक्शन इज सिक्योर, कनेक्शन इज सिक्योर ड्यू टू सर्टिफिकेट और TLS और SSL। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। तो इस वेबसाइट पर अगर कुछ आप लेन देन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डेटा आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। हैकर अटैकर अगर उस वैल्यूज को रिसीव भी कर लेता है किसी तरीके से, तो उसको उस वैल्यू को तोड़ने में बहुत समय लगेगा, मे बी वो ना कर पाए। कि क्या इनक्रिप्शन है, डिपेंड करता है कि इनक्रिप्शन कितना स्ट्रांग है, राइट। ऐसे ही वेबसाइट पर डेटा को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए FTP सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे FTP हमारा HTTP सिक्योर नहीं होता है, वैसे हमारा FTP सिक्योर नहीं होता है। FTP का सिक्योर वर्जन क्या होता है, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोनों प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए। FTP का पोर्ट नंबर होता है 2120। ओके। ये कंट्रोल करता है कनेक्शन को, और 20 डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट SFTP हमारा 22 पोर्ट पर वर्क करता है, सेम एज SSH, और एक सिक्योर कम्युनिकेशन ये प्रोवाइड करता है, इसमें इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होता है। ऐसे ही TFTP होता है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। बट इट इज़ अ सिंपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज टू सेंड एंड रिसीव फाइल बिटवीन डिवाइसेस विदाउट ऑथेंटिकेशन और एडवांस्ड फीचर। अगर हमें ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन नहीं लेना है, डायरेक्टली डेटा बिना ऑथेंटिकेशन के सेंड और रिसीव या करना है, तो हम TFTP जैसा सेटअप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं TFTP वगैरह तो आगे आपको दिखाऊंगा। TFTP के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैं सर्वर यहाँ से कनेक्ट कर दूं, और तो विदाउट ऑथेंटिकेशन हम इस पर डेटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस सर्वर की मैंने IP दे दिया 10.0.0.100, और इस पर मैं जाता हूँ और एक IP एड्रेस असाइन करता हूँ 10.0.0.100।
और इसकी सर्विसेज में टीएफटीपी की सर्विस में यहाँ से क्या करता हूँ, ऑन कर देता हूँ। ओके, और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कोई भी डेटा ट्रांसफ़र किया, फॉर एग्जांपल इस स्विच से मैंने कोई डेटा ट्रांसफ़र किया, कॉन्फ टी इंटरफेस स्पेस, 1 मिनट। सर्वर से रिप्लाई पहले मिलना चाहिए, कनेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 80% रिप्लाई मिल गया, मुझे आ रहा है रिप्लाई। सो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ कोई भी डेटा। जैसे मैंने एक डेटा सेंड किया कहाँ पर, टीएफटीपी सर्वर पर। टीएफटीपी सर्वर की आईपी क्या है, 10.0.0.100। तो यहाँ पर एड्रेस पूछ रहा है 10.0.0.100। यहाँ ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये कह रहा फाइल नेम क्या देना चाहते हो, मैं देना चाहता हूँ एम सी एस ए ID53, एंटर। तो डेटा देखो ट्रांसफर हो गया। अब इस सर्वर पर आ जाओ और यहाँ पर चेक करो तो कहीं ना कहीं एमसीएस से का एक डेटा अपडेट मिलेगा। ये देखो MCSA ID53। तो विदाउट ऑथेंटिकेशन आप क्या कर सकते हो, इस पर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। बेसिकली फाइल को अपलोड या फिर डाउनलोड करने के लिए ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। पोर्ट नंबर UDP69 पर वर्क करता है, लाइट वेट एंड फास्ट होता है, नो ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, नो इनक्रिप्शन रिक्वायर्ड। ओके, बेसिकली यूज्ड इन लोकल इन्वायरमेंट टू बैकअप द डेटा। डेटा का बैकअप और इन सारी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, क्लियर है सभी को? यस सर। कुछ और प्रोटोकॉल्स आप डिस्कस कर लेना, ये थोड़ा याद होना चाहिए। टेलनेट है, SSH है। टेलनेट SSH, और इसके साथ आप RDP भी ले सकते हो, है ना। RDP आप लोगों को पता भी होगा, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो टेलनेट, SSH और RDP, ये 3 प्रोटोकॉल्स होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है रिमोट डेस्कटॉप या रिमोट एक्सेस के लिए, राइट। तो टर्मिनल जो टेलनेट और SSH होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल के थ्रू रिमोटली किसी भी डिवाइस को एक्सेस करके उसको यूज़ करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल राउटर है, स्विच है, लिनक्स का मशीन है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, टेलनेट या SSH के थ्रू कॉन्फ़िगर करके उसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी पर एक टेलनेट की सर्विस या ऐसा कुछ इनेबल कर दूं, है ना। जैसे लाइन VTY0, ये आपको करना नहीं है, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, ये तो टेलनेट यहाँ पर इनेबल हुआ। अभी स्विच को कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं इस डिवाइस किसी से भी, मैं इस सर्वर से जाऊँ डेस्कटॉप पर और अपना जो भी है कमांड प्रॉम्प्ट या जो भी है ओपन करूँ, और यहाँ पर उस स्विच की आईपी में एक्सेस करूँ। पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड दे दिया, देखो स्विच में यहाँ से एक्सेस करके कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। स्विच का नेम चेंज करना है, मैं यहीं से बैठे बैठे होस्ट SW1 कर दिया, स्विच का नेम चेंज हो गया। डू राइट करते हैं, सारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज। अब मैं स्विच पर आकर देखूं, तो स्विच पर आने के बाद जैसे मैं एंटर करूंगा, यहाँ पर देखो होस्ट नेम चेंज हो गया। तो मतलब रिमोट एक्सेस के लिए टेलनेट और SSH जैसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है टर्मिनल का जब इस्तेमाल करना हो कमांड प्रॉम्प्ट से। बट जहाँ GUI एक्सेस रिमोटली करना हो तो RDP का इस्तेमाल करते हैं। जब आप एज्योर वगैरह पर अपना सर्वर क्रिएट करोगे, अपनी मशीन बनाओगे, तो आप क्या करोगे, RDP का इस्तेमाल करोगे, है ना, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जिसमें आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर लिखोगे MSTSC, एंटर करोगे, और आपका रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का सर्विस ओपन होगा। जिस मशीन को एक्सेस करना है, यानी कि एज्योर पर जो भी आपने विंडोज़ वर्चुअल मशीन इंस्टॉल किया हुआ है, उसका जो IP एड्रेस वहाँ दिखेगा, पब्लिक IP, और उसका जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड आपने दिया होगा, बस उसको डालकर एक्सेस करना है। आपका कंप्यूटर आपके लोकल कंप्यूटर सिस्टम पर रिमोटली एक्सेस हो जाएगा। वो होगा कहाँ पर, एज्योर सर्वर पर होगा, बट आप कॉन्फ़िगर कहाँ करोगे, अपने कंप्यूटर से करोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली RDP GUI बेस्ड होता है रिमोट एक्सेस के लिए, और टेलनेट SSH हमारा क्या होता है, बट दोनों में टेलनेट और RDP सिक्योर नहीं है, SSH हमारा क्या होता है, सिक्योर होता है, राइट। ये चीज़ ध्यान रखेंगे।
टेलनेट का पोर्ट नंबर 23 होता है, एसएसएच का पोर्ट नंबर 22 होता है और आरडीपी का पोर्ट नंबर 3389 आई थिंक होता है। राइट, यस, देख लेना आप, यही होता है 3389। देख क्या लेना, मुझे चेक कर लेना चाहिए फॉर कंफर्मेशन, कुछ भी कभी पूछा जा सकता है। तो आरडीपी पोर्ट नंबर 3389, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड ऐसे ही हमारा डीएनएस डीएससीपी है, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आईपी के बारे में पढ़ेंगे टीसीपी ये सब तो आप देखोगे ही देखोगे। जब आप पिंग मैसेज सेंड करते हो तो वहाँ पर आईसीएमपी मैसेज सेंड हो रहा होता है, ये इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है। और बेसिकली एरर को चेक करने के लिए, रिप्लाई लेने के लिए, है ना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको सेंड और रिसीव किया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ एंड होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट अगले दो टॉपिक पड़े हुए हमारे, आईपी एड्रेस के और ओएसआई मॉडल के, इन दोनों के साथ और रैक डिजाइनिंग हम लोग करके फिर अपने सर्वर के टॉपिक को कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गया आज, बट कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने इसीलिए बीच में इंक्लूड किया ताकि आपको वो अवेयरनेस और वो सारी चीज़ें मिल मिल सके। राइट, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट भी आज सेंड कर देता हूँ, 1 मिनट।